हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 2 बुक 1 का वीडियो के पार्ट नंबर 3 हम बना रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाके पहले 2 वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में अच्छे से आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल जो पृथ्वी से की धरातल से लेकर लगभग 200 किलोमीटर तक है पृथ्वी के अंदर, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। कहता ग्रह अणु यानी ग्रह के जो अणु होते हैं जिनसे ग्रह बने होते हैं वह दूसरे खगोलीय पिंड, ग्रह के अलावा जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, ज़्यादातर एक जैसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से ही बने हैं। कहने का मतलब है ग्रह के अणु और जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं वो एक जैसे ही, घने का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ग्रह अणुओं के इकट्ठा होने के कारण बने हुए हैं। ये जो अणु आपस में इकट्ठे हो गए, पिंड बने और बड़े पिंड बन गए, उन्हीं को हम ग्रह बोलते थे। यह आपने पहली वीडियोज़ में देखा हुआ है। ग्रह अथवा पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया में जब पिंड इकट्ठे हो रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब वे आपस में एक दूसरे के निकट आ रहे थे तो टकराए, एक दूसरे से टकराए तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, जिससे पदार्थ पिघलने लगे। ठीक है, वो जो पदार्थ हैं हीट के कारण पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तब हुआ, और पृथ्वी के बनने के तुरंत बाद भी हुआ। ठीक है, दोनों समय हुआ। जब पृथ्वी बन रही थी तब भी हुआ और बनने के तुरंत बाद भी हुआ, जिससे पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आप यही ध्यान रखो कि पृथ्वी का कुछ पार्ट द्रव अवस्था में रह गया। वो कौन सा पार्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अत्यधिक ताप के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए। यानी जो पदार्थ है हमारे, कुछ हल्के पदार्थ थे, कुछ भारी, यानी कुछ हल्के घनत्व वाले थे। हल्के घनत्व का मतलब वह थोड़ा सा उनमें पदार्थ दूर दूर थे, और कुछ भारी घनत्व वाले पदार्थ थे। ये घनत्व में अंतर के कारण एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गया। या इसे देसी भाषा में समझो कि हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। इस कारण से, इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए। पृथ्वी के केंद्र पर लोहा चला गया, और ऊपर भी पाया जाता है लोहा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पृथ्वी के केंद्र पर चला गया है। तथा हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग पर आ गए, और समय के साथ साथ यह ठंडे हुए और ठोस रूप में बदलकर आकार में छोटे हो गए, चट्टान के रूप में आ गए। ये कहता अंत में यह पृथ्वी की बाहरी सतह भूपर्वटी के रूप में विकसित हुए। अब देखो, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो ऊपर वाली रेड रेड आपको दिखाई दे रही है, ये भूपर्वटी है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद ये परतें हैं। ये लाल वाली एक परत है, ऑरेंज वाली एक परत है, और येलो वाली एक परत है। येलो वाली जो है क्रोड है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हमारे पास क्या क्या है। और ये जो ऑरेंज वाली पार्ट है, ये इधर ये लिक्विड पार्ट होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत इजीली और अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए और इसको आगे देखते हैं। विकसित हुए थोड़ा सा ये, और इसका एक फ़ोटो आ गया है हमारे पास कि एस्थेनोस्फेयर कहाँ पर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है। तो लिथोस्फेयर लगभग ये मान के चलो, ये जो ऊपरी पार्ट से लेकर और ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है, ये लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, ये होता है हमारे पास। फिर ये बीच की परत आ गई लोअर मेंटल, आउटर कोर। ठीक है, हल्के और भारी पदार्थ अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन या डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये जो हल्के और भारी पदार्थ आप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण टकराव हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, जिसके कारण फिर से अत्यधिक तापमान हुआ। जब कोई चीज़ टकराई तो तब भी ऊष्मा हुई पैदा, और यह विभेदन का दूसरा चरण था। यानी फिर से जो पदार्थ हैं एक दूसरे से उस टकराव के कारण अलग अलग हुए। फिर से विभेदन के दूसरे चरण से पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। यानी पृथ्वी लगभग 3 परतों में बट गई, और हर पदार्थ में अलग अलग तरह के, हर परत में अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाने लगे। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे भूपपटी या क्रस्ट, प्रवार मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इन सभी को हम अभी, आप यहाँ पे बस यही समझ लो कि परतें होती हैं पृथ्वी की कई, और कौन कौन सी परतें होती हैं, किस किस परत में क्या होता है, क्या इनकी गहराई होती है, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वायुमंडल और जलमंडल। यानी वायुमंडल कैसे बना और जलमंडल यानी महासागर वगैरह ये हमारे कैसे बने।
कहता पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में, जो वर्तमान में जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वर्तमान वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में निम्न प्रकार से हुआ। सबसे पहली अवस्था में क्या हुआ? पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैस का ह्रास यानी लॉस हुआ। जो पहले प्रारंभिक जो वायुमंडल था उस टाइम पे जो गैसें पाई जाती थी, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, उनका ह्रास यानी उनकी कमी होनी शुरू हो गई। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकली एवं जल वाष्प ने वायुमंडल को बनने में सहयोग दिया। जब पृथ्वी में ऊष्मा पैदा हो रही थी तो अंदर से भाप और जल वाष्प तो निकले ही होंगे। अंतिम अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रकाश संश्लेषण सब जानते हैं, साइंस में पढ़ा हुआ। पौधे द्वारा पर जो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण हम कहते हैं। अब देखो इन तीनों अवस्थाओं को डिटेल में बताया गया। क्या था? प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी जो सौर पवन के कारण पृथ्वी से चली गई। अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको ये सौर पवन से कैसे कैसे गैसें हटी है सब पता है। ये हमारी दूर चली गई। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। ऐसा पृथ्वी सहित लगभग सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। यानी जो भीतरी ग्रह थे हमारे, जो पहली वीडियो जिन बच्चों ने देख रखे होंगे उनको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि जब सौरमंडल हम पढ़ रहे थे तब ये सारी बातें हमने बताई थी। तो पार्थिव ग्रहों पर हुआ और सौर पवन के प्रभाव से, क्योंकि सौर पवन पार्थिव ग्रहों पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, के कारण आदिकालिक वायुमंडल कौन सा वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी, पृथ्वी से या तो दूर धकेल दिया गया या वो समाप्त हो गया। या तो वो दूर चला गया या समाप्त हो गया, कन्फर्म इसके बारे में भी कोई कह नहीं सकता है। आगे क्या था? पृथ्वी के ठंडा होने के कारण, जब पृथ्वी में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, बाद में वो ठंडी भी हुई होगी, तो पृथ्वी के ठंडा होने के कारण अंदरूनी भाग से बहुत सी गैस और जल वाष्प बाहर निकले। इसी से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ये बात हो गई क्लियर। अब आगे कहता आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस अधिक मात्रा में और ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिसके कारण पृथ्वी के अंदरूनी भाग से गैसें बाहर आईं, इसको गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गैस उत्सर्जन किसे कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगे। फिर पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ भी जलवाष्पों का संघनन शुरू हो गया, यानी जलवाष्प इकट्ठे होने शुरू हो गए वायुमंडल के अंदर। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसी ठंडी होती है के साथ वर्षा का पानी मिलने से, यानी जो जलवाष्प ऊपर इकट्ठे होने हुए हैं वही वर्षा का पानी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गए और तापमान में अधिक गिरावट आने शुरू हो गई, जिसके कारण वर्षा बहुत अधिक हुई, बहुत ही मात्रा में वर्षा हुई। अब कितनी मात्रा में वर्षा हुई अब देखो, और वो इतनी मात्रा में वर्षा हुई कि पृथ्वी के धरातल पर बारिश का पानी गर्तों में, यानी पृथ्वी पर जो गड्ढे थे उनमें, गड्ढे कौन से थे? जहाँ आज ये समुद्र हैं, ये सब गड्ढे ही थे पृथ्वी पर, इकट्ठा होने लगा और जिससे महासागर बन गए। ये जो इतनी वर्षा हुई कि जो पृथ्वी के जितने गड्ढे थे ये सारे के सारे पानी से लबालब भर गए और आज तक के पानी से भरे हुए हैं। यह महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल बाद बने, यानी जब पृथ्वी बन गई थी उसके भी 50 करोड़ साल बाद ये महासागर बने हैं। तो बहुत ज़्यादा समय लगा इनमें, ऐसा नहीं कि बहुत 1-2 साल में ये सारे काम हो गए थे, बहुत साल इनमें लगते थे। जिससे पता चलता है कि महासागर लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं। ये पता चला हमें, क्योंकि 460 करोड़ साल पहले तो पृथ्वी बनी थी, तो 400 करोड़ साल लगभग हमारे पुराने क्या हैं? महासागर हैं। लगभग 380 करोड़ पूर्व जीवन का विकास आरंभ हुआ पृथ्वी पर। और ये कहाँ पर हुआ था देखो, और 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। प्रकाश संश्लेषण आप साइंस में सब जानते हो, पढ़ा होगा आपने सबने 10वीं तक। तो शुरुआत में जीवन जो है सिर्फ महासागर तक ही विकसित था, यानी जो समुद्र थे, समुद्र के अंदर पहले जीवन शुरू हुआ, यानी वहाँ के समुद्री जो जीव हैं पहले वो बनने शुरू हुए थे 380 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा महासागरों की देन से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, क्योंकि जो पहले ये वनस्पति पौधे वगैरह जो भी हैं ये सब समुद्र के अंदर ही हुए, ये पृथ्वी पर कुछ नहीं हुआ था। और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने लगी, वे पौधे अपना भोजन बनाने लगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी महासागर के अंदर। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई इन महासागरों की वजह से ही। क्यों?
धूप इनके ऊपर पड़ती थी, धूप से पानी ऊपर को तो उठता चला जाता था, वायुमंडल में चला जाता था, वहाँ भी ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई और ऑक्सीजन वहाँ पे पूर्ण रूप से हो गई। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, फिर उसके बाद जीवन की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल और स्थलमंडल का विकास हुआ। अब आज का लास्ट टॉपिक, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? ये थोड़ा कि जब पृथ्वी बन गई 460 करोड़ वर्ष पहले तभी हो गई, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। जो इसका अंतिम चरण है, पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उसका जो अंतिम चरण है वो क्या है, जब उस पर जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई और उसका विकास हुआ। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल ऑक्सीजन से रहित था, जीवन के लिए अनुकूल नहीं था, सब जानते हैं, ऊपर बढ़ चुके हैं हम। और जो आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना साइंस में, ये कहते हैं एक रासायनिक प्रक्रिया जैसी है जीवन की उत्पत्ति, जिससे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु बने और धीरे धीरे उनका समूह बना। पहले कार्बनिक अणु बने, जटिल जैव बने और फिर उनका धीरे धीरे समूह बना, वो इकट्ठे होने शुरू हुए। यह समूहन अपने आप को दोहराता था, यानी समूह बने, फिर जो अन्य समूह बने वो अपने आप को फिर दोहरा और जब समूह के रूप में बनाने लगा तो ये अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, निर्जीव जो पदार्थ थे वो सजीव होना शुरू हो गए। यह जो समूहन था यह निर्जीव पदार्थों को सजीव बनाने में सक्षम था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या होता है पहले अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। अलग अलग समय की जो चट्टानें पाई जाती हैं उन पर जीवाश्म क्या होता है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों द्वारा चट्टानों में जो छाप छोड़ी गई है, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाई जाती है, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जीवान का मतलब है जीव प्लस अस्म यानी पत्थर। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल भी कहते हैं के रूप में पाए जाते हैं। देखो ये इस तरह से चट्टानें हैं, देखो इस तरह के उस पर चित्र पाए जाते हैं। पुरानी कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, इस पर ये छाप पड़ गई, इधर इस पर ये छाप पड़ गई, तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार के जीव उस टाइम पर रहे होंगे। ये देखो इस तरह की छाप ये चट्टानों पे पड़ गई, ये इस तरह की छाप पड़ गई, ये चट्टानें पाई जाती हैं पुराने समय की, तो इन पर छाप उनकी पड़ चुकी है। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे जीव रहे होंगे। आगे बोलता है कि 300 करोड़ वर्ष पुरानी भूगर्भ सैल यानी ज़मीन के अंदर जो सैलें पाई जाती हैं, जो चट्टानें पाई जाती हैं, जानवरी सूक्ष्मदर्शी संरक्षण यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा अगर उसे देखें। आज की शैवाल क्या होती है ये आगे बताता हूँ। अधिकांश शैवाल पानी में, तालाबों, जिनको काई बोलते हैं आज के टाइम पे, रुके हुए जलाशयों तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों के तनों यानी पेड़ों के तनों पर भी हो जाती हैं अथवा पत्थर की शिलाओं पर भी ऊपर हरी परत के रूप में उग जाती हैं। शैवाल ये होती है कि संरचना आज की शैवाल ब्रू ग्रीन एलैज की संरचना से मिलते हैं। देखो इस तरह की होती है शैवाल, ये काई जैसी जम जाती है, ये पानी में पाई जाती है, समुद्र में, तालाब में, पेड़ों के तनों पर ये पाई जाती है, चट्टानों पर भी पाई जाती है ये। तो ये जो उस टाइम की जो काई है ये आज की काई से मिलती है, ये बता रहा है। इस तरह की भी होती है कहीं कहीं, ठीक है। यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति 380 करोड़ वर्ष पहले हुई। कहाँ हुई थी? महासागर के अंदर, 380 करोड़ वर्ष। फिर आगे कहता है कि एक कोशीय जीवाणु से, शुरुआत में जो जीवाणु बना, जो जीव बना, वो एक कोशिका वाला ही था और उस एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक का विकास हुआ। अब एक कोशीय जीवाणु की बात हो रही है। एक कोशीय जीव वह जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं इनको, जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। इसके विपरीत बहुकोशीय जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर एक कोशीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मबीन या माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कुछ भी कह लो की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। हालांकि लगभग 1 दर्जन एक कोशीय जीव ऐसे हैं जिन्हें सीधे आंखों से भी देखा जा सकता है। एक कोशीय जीव का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ये अमीबा, ये सब ने देखा होगा। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी कोशिका होती थी एक, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा एक कोशीय जीव का। तो एक कोशीय जीव से देखो मनुष्य तक का विकास हुआ, जिसमें लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा वर्ष का समय लगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इतनी आसानी से सारे काम हो गए, इनमें बहुत समय लगा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि आज ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो आप ये तीनों वीडियो रिपीट कर करके कितनी भी बार दे सकते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, और चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। इसको अगर आप तीनों वीडियोज़ को आप आसानी से देखोगे, अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको MCQ करने में बहुत आसानी होगी,
क्योंकि एमसीक्यू किसी भी क्वेश्चन में से बन सकते हैं। तो धन्यवाद।